हेलो, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9 साढ़े 9 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। निबंध लेखन की अपनी इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है, ये 15वां टॉपिक आप देखने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। प्राकृतिक आपदाओं पर हर साल कुछ न कुछ लिखने के लिए मिलता है, बस शीर्षक अलग अलग ढंग से थोड़ा अन्य विषयों को जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उसमें केंद्र में प्राकृतिक आपदाएं अवश्य ही होती हैं। कम से कम एक शीर्षक आपको मिलता है। तो ऐसे ही एक विषय पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि वह विषय क्या है और उससे आप क्या जान सकते हैं या उसमें लिखने का क्या तरीका हो सकता है। तो आज का ये शीर्षक है प्राकृतिक आपदाएं। न सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं, उसके आगे का देखिए, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता और चुनौतियां। दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो निवारण है, गौतम बुद्ध के शब्दों में। तो ठीक उसी प्रकार से आपदाएं हैं तो आपदा प्रबंधन है, और आपदा प्रबंधन है तो आपदा प्रबंधन के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। समस्या ये है कि ये जो आपदाएं हम कहते हैं, ये कोई ऐसी वैसी आपदा नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की हुई मुसीबतें हैं। और इसमें बहुत बार प्रकृति का दोष नहीं होता है, इसमें मनुष्य भी गुनाहगार होता है। और आज के समय में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसमें मनुष्य ही ज्यादा गुनाहगार है, वो न्योता देता है। वो कहावत है ना, आ बैल मुझे मार,
तो बिन बुलाए मुसीबत को न्योता देने का काम ये इंसान का खुराफाती दिमाग ही कर सकता है। ऐसी मूर्खता कोई और मंद बुद्धि जीव नहीं करेगा। लेकिन ये तीव्र बुद्धि जो डेढ़ बुद्धि मनुष्य है, ये क्या करता है? कहता है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, दिनों दिन हम तरक्की कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, लाइफ स्टाइल हमारी ऊंचे स्तर की होती जा रही है। लेकिन असल में क्या है? वो बर्बादी के कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा है। और न सिर्फ खुद अकेले कूदेगा बल्कि 4 जने को साथ में लेकर जाएगा। यानी हम डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। तो मनुष्य की वही वृत्ति है और वो दिनों दिन वही वृत्ति बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम विनाश के नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रकृति और ज्यादा त्रस्त होती जा रही है, वैसे वैसे हम वही जो विनाशकारी कार्य हैं उसको और गति पकड़ाते जा रहे हैं। हमें पता है कि पेड़ काटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। हमें पता है कि हम प्लास्टिक के कचरे को ज़्यादा फैलाएंगे तो उससे हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी और तमाम तरह की समस्याएं, मतलब महासागर प्रदूषित होंगे, नदियां प्रदूषित होंगी, प्रदूषण बढ़ेगा। हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही खतरा है इस समय। अगर जरा सा भी हम उत्सर्जन को बढ़ाते हैं तो परिणाम क्या होगा? विश्व का तापमान इतना तेज बढ़ेगा कि फिर रोके नहीं रुकेगा, और वो रुक भी नहीं रहा है। ये सब हम जानते हैं, बल्कि पहले की तुलना में अब और अच्छे तरीके से जान गए हैं। बच्चे बच्चे को ये बात पता लग गई है। ये शिक्षा का हिस्सा पर्यावरण बन गया है, जागरूकता का हिस्सा बन गया है। और जैसे ही हम इस चीज को और अच्छे से जानने लगे हैं, हम इस काम में और तेजी से लग गए हैं। ठीक है, मतलब इस काम को हमने और तेज रफ्तार में बढ़ा दिया है। बेतहाशा पेड़ काट रहे हैं, आबादी बढ़ी रही है, बेतहाशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। जो बचे कुचे खेत और जमीनें थी उनको भी काट कर खत्म करके वहां बिल्डिंगें खड़ी की जा रही। नदियों को और बुरी तरह से प्रदूषित किया जा रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक धरोहरें हैं, उनको हम और बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। और लोग जो सरकारी तंत्र है वो भी इसी काम में बेतहाशा लगा हुआ है, जनता की वाहवाही लूटने के लिए, है ना। देखिए इस चीज को, समय के साथ अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस का मतलब ये कि हमें बता दिया गया कि ये चीज जो है ये पर्यावरण के लिए घातक है, इसको करोगे तो खुद भी बर्बाद हो जाओगे, और हम उसी को और तेज करने लगे। ये तो बिल्कुल मूर्खता ही हुई, और इंसान जैसे बुद्धिमान प्राणी के द्वारा ये किया जा रहा है। तो इसका मतलब वही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि जो है वो फिर गई है मनुष्य की, वो जल्दी नष्ट होना चाहता है, और प्रकृति भी उससे अब यही चाहती है। प्रकृति ने पहले मनुष्य से आशा की थी कि वह सुधर जाएगा, चेतावनी से सुधर जाएगा, लेकिन अब प्रकृति भी चाहती है करो करो, बढ़िया से करो, हम अंत में सब ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हारी कीमत पर। तुम्हारी कीमत पर मतलब मानव जाति को नष्ट होना होगा। लेकिन समस्या सिर्फ उतनी ही नहीं है, मानव जाति तो इसकी हकदार है कि वो नष्ट हो जाए, जिस तरीके के हमारे क्रियाकलाप है। ठीक, लेकिन बाकी जीव प्रजातियों का क्या? उनका कोई दोष नहीं। उनका दोष सिर्फ इतना है कि वह हमारे समय में बने हुए हैं, इंसानी प्रजाति के साहचर्य में जीवन यापन कर रहे हैं, या उसी के समय काल में जीवन यापन कर रहे हैं। मनुष्य उनके अधिकारों का हनन तो आज तक करता आया ही है, उन्हें त्रस्त और कष्ट देता आया है। अब प्रकृति का जो दंड भोगेगा मनुष्य, प्रकृति दंडित करेगी। प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, विनाश प्रलय जिसे हम कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का अनियंत्रित रूप, उस माध्यम से मनुष्य को प्रकृति दंडित करेगी। और वो दंड उन जीवों को भी मिलेगा जो कि निर्दोष, बाकी प्राणी। ये दुख का विषय। फिलहाल यहाँ देखें, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये आती हैं, और आज से नहीं आती हैं, बहुत पहले से आती हैं। जब मनुष्य अपनी एकदम शुरुआती आदिम अवस्था में था, पत्थर युग में रह रहा था, गुफाओं में रहता था, कच्चा मांस खाता था, छाल और मतलब पेड़ों की छाल और जानवरों के चमड़े पहना करता था, खाल पहना करता था, या वस्त्र विहीन भी रहा करता था। शरीर को ढकना तो बहुत बाद में शुरू किया, पहले जैसे जानवर नंग धड़ंग घूमते हैं वैसे ही हम लोग भी रहते थे, है ना। जो कुछ मिला वो खा लिए, जहां मन किया वहीं सो गए, किसी हिंसक पशु का आहार बन गए या उसी को अपना आहार बना लिया। कुछ भी हमें अता पता नहीं था। मनुष्य एक एक चीज को करता था, भोगता था, जान गंवाता था और सीखता था, यही होता था। गुफा में रहने चले गए, पता लगा गुफा किसी भालू की है, गुफा किसी शेर की है, अब वो आपको मार कर खा गया। पानी में आप उतर गए, पीने के चक्कर में पानी, नहाने के चक्कर में, या किसी और उद्देश्य से, वहां पर आप किसी जो जलीय जीव है उनका शिकार बन गए। तो धीरे धीरे करके मनुष्य अपने अनुभवों से सीखा है। और उसी दौर में प्राकृतिक आपदाएं भी आती थी। और आज के समय में तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, उस समय किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं था, हमारा सामाजिक मैनेजमेंट ही नहीं था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट भला क्या होगा। तो फिर क्या होता था, प्राकृतिक आपदाओं से बड़े पैमाने पर मनुष्य और बाकी जीव जातियों का विनाश होता था। ठीक,
तो ये चीज यहाँ पर है। जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मान लीजिए कि एक छोटी सी आपदा है, छोटी तो नहीं है लेकिन हाँ छोटे स्तर की है, जंगल की आग। अब ये वो वाली आग नहीं है कि तेंदू के पत्ते फैले हुए हैं हिमालय के जंगल में और बीड़ी पीकर फेंक दिए, सुलग गया, जंगल जलने लगा। वो वाली आग नहीं, वो तो इंसान की पैदा की हुई है, जो प्राकृतिक रूप से लगती है। दावानल जिसे कहा जाता है, जंगल की जो अग्नि होती है प्राकृतिक रूप से लगती है। उसका नेचुरल फिनोमिना ये होता है कि पेड़ की टहनियां आपस में हवा चलने से रगड़ खाती, और आप जानते ही हैं कि घर्षण के परिणाम से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दो टहनियां आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं एक दूसरे को, चिंगारी वहां से उत्पन्न होती है और वो चिंगारी पहुंच जाती है सूखे पत्तों तक, और सूखे पत्ते आग पकड़ लेते हैं और वो आग बढ़ जाती है और वो बड़े पैमाने पर जंगल में फैल जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ वनस्पतियां उसको कंट्रोल भी कर लेती हैं, कुछ दूर तक जाकर वो बुझ जाती है। लेकिन उस जंगल की आग के दायरे में जितने प्राणी आते हैं वो सब जलकर मारे जाते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं किसी भी प्रकार की, या इसी प्रकार से बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाकी जीव क्या करते हैं, वो कोई मैनेजमेंट नहीं करते हैं, भरसक अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं। तो मनुष्य के साथ भी पहले वैसा होता था, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर, मतलब ज्यादा आबादी तो थी नहीं लेकिन जो भी थी उसमें मरता था। फिर प्राकृतिक आपदाओं के साथ महामारियों को जोड़ लीजिए, और ये बहुत बाद की बात है, आजादी से कुछ समय पहले अंग्रेजों का जमाना, चेचक का प्रकोप फैला था, गांव के गांव साफ हो जाते थे। रात में आप देखेंगे गांव में लोग हैं बीमारी से त्रस्त हुए, बुखार हुआ, और सुबह तक उसमें से मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ तक कि कई कई घर ऐसे होते थे कि शवदाह करने वाला कोई नहीं बचता था, और जो जिंदा बचे भी हैं वो लाश जलाने की हिम्मत नहीं रखते थे कि जो जलाएगा चेचक उसको भी ले जाएगी। यहाँ तक कि अंग्रेज भी उसकी चपेट में आ गए। तो इस तरीके की महामारियां आती थी, वो भी आपदाओं से कम नहीं। कहने का मतलब ये कि आपदाओं का मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन आपदाएं सही में अगर अपने पूरे जोश के साथ आती हैं, जोर के साथ आती हैं, तो हम उनका प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन का सिर्फ एक प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम उस आपदा से पार निकल ही जाएंगे। तो आवश्यकता तो है इसकी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उसमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें आप ड्राफ्ट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप प्राकृतिक आपदाओं का परिचय दीजिए कि वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं होती क्या है। प्राकृतिक आपदाओं का परिचय, उसमें आप दिखाइए कि ये मनुष्य और बाकी जीवों के विकास पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। उसके बाद तब प्रभावी आपदा प्रबंधन की चर्चा करिए। प्रभावी आपदा प्रबंधन की चर्चा करिए, और उसके साथ साथ चुनौतियों की चर्चा करिए। ठीक है, चुनौतियों की चर्चा करिए। और आपदा प्रबंधन में आप जो साइंस एंड टेक का यूज करते हैं, मतलब आपदा प्रबंधन को करने के लिए, डिजास्टर का मैनेजमेंट करने के लिए हम जो साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हैं, इसके साथ साथ स्थानीय सहभागिता को आधार बनाते हैं, उन सब चीजों को आप अपने ड्राफ्ट में जोड़ लीजिए। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का रोल इसमें, विज्ञान प्रौद्योगिकी का योगदान, योगदान आपदाओं को बढ़ाने में नहीं, आपदाओं के नियंत्रण में। ठीक है, स्थानीय सहयोग, मतलब सिर्फ ये कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण ही पर्याप्त नहीं है। और अंततः हम इसमें जो आपदा प्रबंधन की विकास, आपदा प्रबंधन है, इसको विकास नीति का अभिन्न अंग बनाए, ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो विकास नीति का अभिन्न अंग है आपदा प्रबंधन।
ठीक है, विकास नीति का अभिन्न अंग है आपदा प्रबंधन। यह सारे बिंदु आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं इसकी ड्राफ्टिंग करते वक्त। तो लिखेंगे क्या, आप इसमें लिख सकते हैं, संक्षेप में समझा दिया जा रहा है, आप उसे विस्तार दे दीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी आप डिटेल इसका पूरा मॉडल चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुपों से जुड़ सकते हैं, जहां पर इसका लिखित मॉडल विधिवत आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप वीडियो से जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, तो आप इसमें भाई शुरू कर सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं का। अब या तो आपके पास दो तरीके हैं, देखिए, या तो प्रस्तावना को शुरू करिए किसी करंट अफेयर की घटना से, मतलब लेटेस्ट कोई नई प्राकृतिक आपदा आई हो, जैसे कहीं भूकंप आया हो बड़ा, या कोई लैंडस्लाइड आया हो, या फिर कहीं बाढ़ या फिर कोई चक्रवात का प्रकोप हुआ हो, या सुनामी की घटना देखी गई हो, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि बड़े पैमाने पर तबाही लाया हो, अपने देश से संबंधित हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ बात भारत की ही कर रहे हैं। तो उसका जिक्र पहले करिए, उससे शुरू करिए और उसके बाद धीरे धीरे करके तब आपदा प्रबंधन की चर्चा करते हुए आगे बढ़िए। और नहीं तो अपना जो परंपरागत तरीका है उससे भी शुरू कर सकते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण से देख लीजिए, अगर करंट अफेयर में कोई ऐसी घटना आपदा का आपको जिक्र मिल जाता है लेटेस्ट, तो वहां से शुरू कर दीजिएगा। आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन और विकास के लिए गंभीर चुनौती होती है, तो वो तो है ही है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन, ऐसी न जाने कितनी ही प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि जान माल की क्षति करती हैं। और हाँ, प्राकृतिक आपदाओं में ही जो वायरस वाली आपदाएं हैं वो भी आती हैं, जैसे कोविड-19 प्रयोगशाला में पैदा किया गया वो अलग बात है, लेकिन म्यूटेशन जो है, मतलब उत्परिवर्तन, ये क्या है, ये प्रकृति की ही देन है, प्रकृति का ही असंतुलन है। और ये म्यूटेंट वायरस कोई पहला वायरस नहीं था या आखिरी नहीं था, ऐसे बहुत सारे म्यूटेशन भविष्य में होंगे। जैसे जैसे हम अपने पर्यावरण को दूषित करते जाएंगे, प्रकृति को नष्ट करते जाएंगे, ये उत्परिवर्तन की घटनाएं बढ़ती जाएंगी और वो हमारे लिए ही समस्या बनेगा। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि इनसे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनसे जान माल की क्षति तो होती ही है, उसके साथ साथ जो हमारी विकास प्रक्रिया है वो भी बाधित होती है। भारत अपनी भौगोलिक विविधता के कारण आपदाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील। प्रभावी आपदा प्रबंधन का उद्देश्य केवल आपदा के बाद राहत प्रदान करना नहीं होता है, बल्कि आपदा से पहले तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण और पुनर्वास भी है। जोखिम न्यूनीकरण और पुनर्वास भी है। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात हो रही है, तो जो अपना एनडीएमए है, एनडीएमए की भी चर्चा यहाँ पर प्रबंधन के ही संदर्भ में कर लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए। इसकी स्थापना इत्यादि कब हुई थी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, तो एनडीएमए की चर्चा करेंगे। एनडीएमए की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास थी। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक प्रशिक्षण और आपदा मित्र जैसे जो कार्यक्रम है वो एक सकारात्मक प्रयास है। और भी ऐसे कार्यक्रमों का आप जिक्र कर सकते हैं। कोई एआई आधारित नया सिस्टम जनरेट हुआ हो तो उसकी चर्चा कर सकते हैं। ये सब कहने के बाद अब चुनौतियों की ओर आएंगे, तो आप कहेंगे कि भाई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, चुनौतियां जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। संसाधनों की हमारे पास कमी, प्रशासनिक समन्वय का भी उतना प्रचुर सहयोग नहीं है, अभाव ही है एक तरह से। उसके साथ साथ शहरीकरण की अव्यवस्थित प्रक्रिया और पर्यावरणीय क्षरण, ये सब आपदाओं के प्रभाव को बढ़ाते हैं। ग्रामीण और गरीब वर्ग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ग्रामीण वर्ग प्रभावित होते हैं और गरीब वर्ग प्रभावित होते हैं, ये सबसे ज्यादा इससे त्रस्त हो जाते हैं, तो इसको आप शामिल करें। उसके साथ साथ आप इसमें लिखें कि जो आपदा प्रबंधन है उसमें विज्ञान, तकनीक और मतलब साइंस टेक और स्थानीय सहभागिता, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। मतलब तकनीकी सहयोग भी जरूरी है और स्थानिक सहयोग भी आवश्यक होता है। बिना स्थानीय सहयोग के तकनीकी सहयोग सिर्फ बाहर से काम नहीं कर सकता है। और संस्थागत क्षमता तो चाहिए ही, वो नहीं रहेगी तो जो संसाधन है वो कहाँ से आएंगे। केवल प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण ही सिर्फ काम नहीं करेगा। कुल मिलाकर आप सारांश, निष्कर्ष इसका निकाल लीजिए, मतलब उपसंहार कर दीजिए और उपसंहार में ये बता दीजिए। उपसंहार में हम क्या करते हैं, समाधान बताते हैं। तो आपदाओं का पूरी तरह से मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है, आपदाओं को पूरी तरह से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। आपदाओं का मतलब ही है अचानक से आने वाली आफत, और वो भी प्राकृतिक। तो प्रकृति पर हमारा वश नहीं है। हाँ, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ हाथ पांव मार सकते हैं, और हाथ पांव मारने की ही दिशा में हम अगर अपने आपदा प्रबंधन को, अपने आपदा प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसको विकास नीति का अभिन्न अंग बना ले, तो इससे हमें निश्चित तौर पर दूरगामी फायदे होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखकर आप इसे समाप्त कर सकते हैं।